हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी का 5वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके। जैसा कि आप लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर मानव को जीवित रहने के लिए के जो तत्व हैं वो मौजूद हैं, इसलिए मानव पृथ्वी पर जीवित रहता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। मतलब जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जलमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां पर सभी जगह जीवन पाए जाते हैं। तो भूमंडल के बारे में देखते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रॉपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए चित्र 5.1 विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या आप सभी भूस्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? अभी हम देख लेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है जिसे शून्य मापा जाता है। मतलब जो ऊंचाई मापी जाती है जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या कोई भी ऊंचाई, तो उसे समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल को से ऊंचा मापा जाता है। ओके, ये देखिए, इसमें ये है ऐसे। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र के तल से लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है जिसे मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ओके, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप
पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये आप नोट कर लेना या याद कर लेना। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके। आगे देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया में संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया में सबसे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तो इसकी स्थिति का पता लग जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही नहीं एक ऐसा भी महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यहाँ महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व के सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सांकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये देखिए, ये उत्तर अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। ये जो स्थल दिख रहा है आपको, इसे पनामा स्थल कहते हैं। ये जो स्थल दिख रहा है आपको, इसे पनामा स्थल कहते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है।
अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र से स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल, जलमंडल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग जलमंडल से 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य को इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग तक फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज के आकार का है। इसमें उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका
महाद्वीपों के चारों ओर से घेरता है। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला है। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सांकरे भाग से जुड़ता है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये चित्र है, आप वायुमंडल के बारे में देख लीजिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल लगभग 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, क्षमता, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बाह्यमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% मात्रा है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। यह जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों तथा पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया के लिए लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। जीवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा
खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया, झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों से के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तपन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।